हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो लगातार चल रही है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस जैसे हम डेली करते हैं और बहुत ही कम टाइम में खूब सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित नदी तट पर बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका मतलब है द फ्लड प्लेन अलोंग रिवर बैंक formed by the newer alluvium is known as भाबर, खादर, तेरई या बांगर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फटाफट इसका आंसर बताओगे और इसका आंसर खुद भी लगाओगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादर। ऑप्शन नंबर बी, खादर। जब भी न्यू एलुवियम की बात होगी तो आपका आंसर खादर होगा। आई बात समझ में? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? ये शायद हर बच्चे को पता होगा लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। किस वजह से? तो फ्लड की वजह से। फ्लड यानी कि बाढ़ की वजह से। ठीक है, अगर हम बंगाल के शोक की बात करें तो बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है किसको? तो दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महादेव पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? महादेव नाम की जो हिल्स हैं वो आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको विंध्या और सतपुड़ा भी मिल जाएंगी। विंध्य एवं सतपुड़ा, है ना, विंध्य एवं सतपुड़ा भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल आपको कितना देखने को मिलेगा? 3287263, 3287263। इस तरीके से जैसे आप किसी का फोन नंबर याद करते हैं वैसे ही आपको ये याद रखना है। 3287263 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो पूरे भारत का है। मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बात नहीं कर रही, मैं पूरे भारत की यहाँ पर बात कर रही हूँ। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कई बार पूछा जाता है। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये जो अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा, निकोबार में मिलेगा, ये ध्यान रखना। सबसे पूर्वी बिंदु कहां पर है? किबितू। किबितू नाम की जो जगह है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, वो सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंदिरा कोल एकदम ऊपर है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहर मोती। गुहर मोती आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा गुजरात में। गुजरात में गुहर मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो सबसे दक्षिणी पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिंधु और सतलज नदी के बीच का हिमालय का जो विस्तार है, देखो हिमालय का विस्तार बहुत बड़ा है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। हिमालय भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है ना, शिवालिक हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। तो हम पंजाब हिमालय किसको बोलते हैं? सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज नॉट रिलेटेड टू टर्शियरी इकोनॉमी? ट्रांसपोर्ट, हंटिंग गैदरिंग, ट्रेड या कम्युनिकेशन? तो देखो आज के समय में तुमको हंटिंग गैदरिंग करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। बहुत पुराने प्राचीन समय में जो लोग रहा करते थे वो लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, यानी शिकार और संग्रहण। ठीक है, तो आज के समय में तुम अगर इकोनॉमी देखोगे, टर्शियरी इकोनॉमी की बात करोगे तो हंटिंग एंड गैदरिंग इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्शन तो तुम खुद भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, पर्यावरण नियतिवाद स्कूल का जन्म कहां पर हुआ? यानी द स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज बोर्न इन विच कंट्री? इंडिया इसका आंसर होगा नहीं, इंग्लैंड भी नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित नहर पूछ रहा है, यानी कि मैन मेड, है ना, मैन मेड, इंसान द्वारा बनाया गया, मैन मेड पूछ रहा है। इसका आंसर होगा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया नहर है। ठीक है, मानव निर्मित नहर। इनमें से कौन सा स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है? डूब गया है लिखा है, जुड़ा
हुआ है, जुड़ा हुआ है, इनमें से कौन सा? स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखना, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर और मेडिटेरेनियन सागर यानी रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को स्वेज नहर जोड़ता है, ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। टोबिन कर किस चीज को लेकर लगाया जाता है? एक तरह का जैसे जीएसटी होता है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी तरीके से एक टैक्स होता है जिसको हम लोग टोबिन टैक्स कहते हैं। टोबिन टैक्स इकोनॉमिक्स तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखना, ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, विदेशी मुद्रा लेन देन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, उस पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, हु रेगुलेट्स द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया? भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि कृषि उत्पाद के मार्केट को रेगुलेट करने वाले का नाम आपको बताना है। कौन सा अधिनियम है जो इसको रेगुलेट करता है? एपीएमसी एक्ट आपको दिख रहा है, एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एनेक्टेड बाय स्टेट्स, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी एक्ट कहते हैं। ये रेगुलेट करता है। आ रही है बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग प्ले वॉज रिटन बाई हर्षवर्धन? हर्षवर्धन ने इनमें से क्या लिखा था? हर्षचरित लिखा था, कादंबरी लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम लिखा था, या फिर प्रियदर्शिका लिखा था? क्या लिखा था इसमें से? तो प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली। प्रियदर्शिका, इसके साथ साथ नागनंद और रत्नावली, ये तीनों चीजें हर्षवर्धन ने लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे ही ह्यूनसांग भारत आए थे। ह्यूनसांग चाइनीज पिलग्रिम यानी कि चाइनीज तीर्थयात्री, चीनी तीर्थयात्री, वो इंडिया आए थे। इनमें से कौन सा राजवंश महिला राजा रुद्रमा देवी से जुड़ा हुआ है? इनको फीमेल किंग कहा जाता था। रुद्रमा देवी से इनमें से कौन सा राजवंश जुड़ा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकतीय। क्या आंसर हो जाएगा? काकतीय। काकतीय या फिर काकतीय, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय थे, वो इनमें से किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? देखो यार, लीलावती के लेखक कौन थे ये तो तुमको बता दिया गया कि भास्कर 2। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे तुमको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ भी थे वो। ठीक है, क्या थे? गणितज्ञ भी थे। गढ़ैया वॉज अ, पुराने समय में गढ़ैया बहुत ज्यादा चला करता था, तो गढ़ैया क्या चीज था इनमें से, ये पूछा जा रहा है। ये एक प्रकार का सिक्का हुआ करता था, यानी एक प्रकार का कॉइन हुआ करता था। जैसे टाका और जीतल एक तरह का कॉइन हुआ करता था, उसी तरीके से गढ़ैया भी एक तरीके का सिक्का हुआ करता था। उदयानजिरल किस राजवंश से संबंधित है? उदयानजिरल जो है वो एक शासक थे। उदयानजिरल कौन से राजवंश से संबंधित है ये तुमको पूछा जा रहा है। ठीक है, इनका ही नाम उथियान चेर लाथन भी था। ये चेर साम्राज्य से थे, चेर वंश के थे, चेर वंश के, है ना। चेर, चोल, चेर और पांड्या सुना होगा तुमने। चोल, चेर और पांड्या डायनेस्टी, ये साउथ में थे, तो उनमें से चेर डायनेस्टी के थे ये। ठीक है, इनमें से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था? अजंता एलोरा का नाम जानते होंगे। अजंता एलोरा विश्व विरासत धरोहरों की सूची में शामिल है। उसमें से एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, प्राचीन कैलाश मंदिर, वो किसके टाइम पीरियड पे बनवाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कृष्णावन। कृष्णावन नाम के जो शासक थे, इनके टाइम पीरियड पर बनवाया गया था क्या? कैलाश मंदिर। मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? मौर्य काल में प्राणायाम क्या हुआ करता था? आज के समय में तुम प्राणायाम देखोगे तो वो एक अलग ही चीज है, लेकिन मौर्य काल में तुम प्राणायाम देखोगे तो वो इमरजेंसी टैक्स हुआ करता था। ठीक है, आपातकालीन कर, इमरजेंसी टैक्स हुआ करता था प्राणायाम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये मैच द कॉलम। इसमें तुमको एक तरफ नृत्य दे दिया है, दूसरी तरफ राज्य दे दिया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है तुमसे। भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। कथक कौन से राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और मोहिनी अट्टम केरला से संबंधित है। यानी कि ए का हो गया 2, ठीक है, ए का 2 दोनों में है। बी का हो गया 1, बी का 1 किस में है?
ऑप्शन नंबर सी में है। सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो श्लोक है वो किस वैदिक देवता को समर्पित है, किस वैदिक देवता को समर्पित है, ये पूछा जा रहा है। देखो ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक चीजों को भगवान माना जाता था। प्राकृतिक चीज जैसे कि अग्नि हो गया, वायु हो गया, बारिश हो गया, है ना, इन चीजों को। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, इंद्र जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे उस समय के। माउंट अन्नपूर्ण यानी अन्नपूर्ण चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी हाल ही में? अरुणिमा सिन्हा, शिवांगी पाठक, अनीता देवी या प्रियंका मोहिते? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। ठीक है, अन्नपूर्णा चोटी तुमको भारत में नहीं मिलेगा, ये तुमको नेपाल में मिलेगा, याद रखना है। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जा चुका है। कौन से सन में उनको भारत रत्न दिया गया था, ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो उनको सन 2001 में भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर जी को सन 2001 में भारत रत्न दिया गया था। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत में भारत रत्न ही है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हो गई थी। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है पद्म विभूषण, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री। आई बात समझ में? सीक्वेंस लगाओगे तो भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री ऐसे लगाओगे। इनमें से किस योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है? 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे, उनमें से एक को रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता था। तो इनमें से रोलिंग प्लान कौन सा है? 1978 से 1983 तक ये चला था। कौन सा है अगर पूछा जाएगा तो बोलना छठवां वाला जो है वो रोलिंग प्लान कहलाता है। ठीक है, छठवां वाला जो 5 ईयर प्लान है, ऑप्शन नंबर सी छठवां वाला, उसे रोलिंग प्लान कहते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके कार्यकाल में करवाया गया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर तुमको तमिलनाडु में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु। ठीक है, महाबलीपुरम तुमको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पल्लव डायनेस्टी के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने इस समय बनवाया था इसको। ठीक है, बहुत प्राचीन समय का है, आज भी तुमको मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कौन से ग्लेशियर से? देखो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। तुमसे यहाँ पर ग्लेशियर का नाम पूछा जा रहा है, तो ग्लेशियर का नाम है चेमा यंगडंग ग्लेशियर। चेमा यंगडंग ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन से नाम से? तो यारलंग सांगपो इसका नाम रहता है। भारत में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करता है, इसका नाम बदल जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? 9वें भाग में किया गया है, पार्ट 9 में पंचायत के बारे में दिया है। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक तुमको पंचायती राज के बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में पत्तियों से संबंधित पौधा कौन सा दर्शाया गया है? संयुक्त राष्ट्र का लोगो देखना, उस लोगो में तुमको देखने को मिलेगा दोनों तरफ से एक पौधे की पत्तियां दर्शाई जा रही है। कौन से पौधे की पत्तियां हैं? तो वो ऑलिव का है, ऑलिव का। ठीक है, ऑलिव का देखने को मिलेगा, एक बार लोगो को देख लेना। भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद की समय समय पर बैठक होती है। इस जीएसटी परिषद के आर्टिकल के बारे में तुमसे अगर पूछा जाएगा तो बोलना आर्टिकल नंबर 279A में जीएसटी परिषद के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करती है, समय समय पर इसकी बैठक होती रहती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? फोल्ड माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है, फ्रैक्चुअल माउंटेन है या वोल्केनिक माउंटेन है? ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत, ये फोल्ड माउंटेन है। समझ गए? फोल्ड माउंटेन ध्यान रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, कई बार सवाल पूछ चुका है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? जिनके बारे में कई बार सवाल आ चुका है। तो देखो गुप्ता से तो संबंधित है नहीं, लिच्छवी से भी संबंधित है नहीं, हरियांक वंश से संबंधित है, हरियांक वंश से संबंधित है। मगध वाले एरिया में तुमको ये मिल जाएगा, मगध साम्राज्य का हिस्सा था हरियांक वंश। हरिद्वार पर आधारित एक किताब है जिसका नाम है न्यूज इन इंडिया।
क्या नाम है इस किताब का? न्यूज इन इंडिया। इस न्यूज इन इंडिया नाम की किताब के लेखक का क्या नाम है अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जॉब फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर बी, जॉब फ्रांसिस इस किताब के लेखक है। सोन रिवर, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये पूछा जा रहा है, किसकी सहायक नदी है सोन नदी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गंगा हो जाएगा। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये याद रखना है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक वाले एरिया से निकलती है, जहां से नर्मदा नदी निकलती उसी के थोड़ा आगे से, और ये जाके मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, चरक निम्नलिखित में से किसके दरबार के सदस्य थे? चरक का नाम सुना होगा तुमने, चरक संहिता भी सुना होगा। कौन से राजा के दरबार में चरक पाए गए थे, मतलब चरक उपस्थित थे? कनिष्क, कनिष्क नाम है इनका। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरी, ठंडे पानी में जो मछली पालन किया था ना, एकदम ठंडे पानी में, तो वो जो सेंटर है वो तुमको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमताल। भीमताल कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के भीमताल में तुमको ये मिल जाएगा। आई बात समझ में? कृष्णराव पंडित किस चीज से जुड़े हुए थे? कृष्णराव पंडित वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो ऑप्शन नंबर बी, सिंगर थे ये। ठीक है, ध्यान रखना है। तबला वादक थे जाकिर हुसैन, जिनका डेथ हो गया है थोड़े टाइम पहले। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी ध्वनि की गति। सबसे अधिकतम किसमें होगी? तो इसमें सॉलिड क्या है? सॉलिड है स्टील। ठीक है, स्टील सॉलिड है इसमें, तो ध्वनि की सबसे ज्यादा गति किसमें होगी? स्टील में होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सॉलिड है। ध्वनि की गति जीरो किसमें होती है, यानी ध्वनि बिल्कुल भी नहीं जा सकता? वैक्यूम में। वैक्यूम यानी खाली जगह में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्व बैंक का गठन इनमें से किस वर्ष हुआ था? देखो इसमें दो सन इंपॉर्टेंट है, एक है 1944। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें तय कर दिया गया था कि विश्व बैंक और आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का गठन होगा। लेकिन पूरी तरीके से जो गठन है वो 1945 में हुआ था। ऑप्शन में 1945 की जगह अगर 1944 हुआ तो उसको टिक करना, 1944 की जगह अगर 1945 होगा तो 1945 को टिक करना। ठीक है, देखो नेक्स्ट, शीत ऋतु में, अच्छा यहां पर लिख देती हूं कौन से कॉन्फ्रेंस की वजह से इसका गठन हुआ था? ब्रेटन वुड्स, ये एक सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ध्यान रखना इसको। शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? विंटर के टाइम पे कौन सी फसल उगाई जाती है? तो विंटर में तुम देखोगे रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये सरसों वगैरह जो होता है ना, सरसों वगैरह तुम देखोगे ये रबी क्रॉप्स होते हैं। बारिश के टाइम पे खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ओपेक का गठन 5 किस चीज के उत्पादन करने वाले देशों का के बीच में हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये होता है ओपेक का फुल फॉर्म, OPEC, ओपेक का फुल फॉर्म होता है। ये तेल का प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज कंट्रीज का एक समूह है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक समूह है। शिवालिक पहाड़ियां इनमें से किसका हिस्सा है? शिवालिक रेंज किसका हिस्सा है? हिमालय का। हिमालय का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो शिवालिक रेंज है कि नहीं है? शिवालिक और सह्याद्री दोनों अलग अलग है। सह्याद्री का नाम आएगा तो वेस्टर्न घाट लगाना, यानी पश्चिमी घाट। शिवालिक का नाम आएगा तो हिमालय लगाना। ठीक है, जामवंती गुफा और जामवंती मंदिर इनमें से किस क्षेत्र में तुमको मिल जाएगा? सतपुड़ा में नहीं मिलेगा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। वन विहार नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ भी नहीं मिलेगा। पेंच टाइगर भी मध्य प्रदेश में है, पेंच टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तुमको ये मिल जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के माउंट आबू में ये तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, जिस माउंट आबू में तुमको एक जैन मंदिर मिलेगा जिसको कहते हैं दिलवाड़ा जैन टेम्पल। तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा, ये एक उत्सव है, ये कितने दिन का उत्सव है? ये एक कितने दिन का उत्सव है? तो 3 दिन का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन का उत्सव है, ध्यान रखना है।
हाल ही में खबरों में रहा पीची वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पीची नाम का एक वन्यजीव अभयारण्य है, ये तुमको कौन से राज्य में मिलेगा? तो ये तुमको केरला में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केरला। केरला में तुमको पेरियार नाम का टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, केरला में तुमको कयाल भी मिलेगा। कयाल क्या है? एक तरह की झील होती है जिस झील को कयाल कहते हैं। आई बात समझ में? ध्यान रखोगे। मुदुमलई टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे तो लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन इसका निष्कर्ष निकालोगे तो पूछा यही जा रहा है कि मुदुमलई टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में तुमको मुदुमलई टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, रिवीजन अच्छे से करना, एग्जाम में फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बाकी कोर्सेज देख लेते हैं। 499 में तुमको पैरामेडिकल का कोर्स दिया जा रहा है, पीएमएम भी और पीएम भी, यानी कि मैट्रिक लेवल भी और इंटरमीडिएट लेवल भी, जो क्लासेस शुरू हो चुकी है लाइव 24 फरवरी से, इसको तुम अभी ले सकते हो। बीएड की जो सेकेंड 2.0 बैच है वो भी आ चुका है, 499 में ये बैच है। साथ में बिहार महापैक 1199 में तुमको दिया जा रहा है। इसमें बिहार स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सभी को तुम एक ही महापैक के थ्रू पढ़ सकते हो, तो इसको तुम ले सकते हो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। ठीक।